हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल सिविल क्लासेज। मैं आप लोगों को आज बिहार पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर सिविल के एक वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में बता रहा हूँ। उसके कुछ इंट्रोडक्शन और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और यह पेपर कैसा है, थ्योरी है या न्यूमेरिकल पेपर है, और इस पेपर को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के पेपर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आपका टोटली थियोरेटिकल पेपर है, जिसमें 70 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सबसे बड़ा बात है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होता क्या है, इसके बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। तो हम चलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होता है कि जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अगर नॉर्मली अगर आदमी जाता है तो बाई द बस, मतलब कि बाई द हेल्प ऑफ बस, या कह सकते हैं रेलवे या एयरवे या वाटरवे के द्वारा जा सकता है। तो इसी हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को भी 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से आपको दिख जाएगा रेलवे, हाईवे, एयरवे, वाटरवे और रोपवे। और इस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम लोग को सिर्फ रेलवे के बारे में पढ़ना है। और इसमें क्या सिलेबस है, रेलवे आपको 60% है, रेलवे आप लोग को 60% कवर करना है। उसके बाद है ब्रिज हो गया 20%, और टनल इंजीनियरिंग जो हो गया वो भी 20% इस सब्जेक्ट में हिस्सा लेने वाला है। और सिलेबस के बात किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के सिलेबस क्या है, तो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद रेलवे है, रेलवे थोड़ा लेंदी है, बड़ा चैप्टर है। और इससे यह दोनों से लगभग आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। और ब्रिज इंजीनियरिंग और टनल इंजीनियरिंग छोटा छोटा है, इससे 25 से 30 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलते हैं कि इसके लिए कौन सा बुक लें। सबसे पहले कि बुक कौन सा ले सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो इसके कटारिया एंड सन्स का एक बुक आता है, कार्सन पब्लिकेशन का, जो आप बुक प्रीफर कर सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया बुक है और आपको बहुत ही अच्छा पढ़ने में भी लगेगा। सो आप यह भी बुक आराम से ले सकते हैं और घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। और टोटली थ्योरेटिकल पेपर है, तो बहुत सारे लड़का लोग को डर लगता है कि थ्योरी पेपर में नंबर कैसे उठाए, क्योंकि नंबर उठता नहीं है। न्यूमेरिकल रहेगा तो कोई भी लेगा उठा लेता है, और टॉपर वही बनता है ना जो थ्योरी पेपर में नंबर उठा लेता है। नंबर कैसे उठाना है, कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्या करना है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको शेयर किया जाएगा। तो चलते हैं कि ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। किसी भी नेशन को डेवलप करने में, चाहे कोई भी देश डेवलप है, इसकी जानकारी उसके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ही मिलती है। कि उसके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से कैसे मिलती है, आप देखिएगा कि अगर एक अच्छा सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है वेल लिंक्ड एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। मतलब है बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन सिस्टम, या मतलब लिंक अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या उससे कंट्री का क्या इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाता है। जैसे कि आपको यहाँ मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर से पटना जाना है, अगर पैदल जाइएगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होने के कारण अगर पैदल जाइएगा तो ज़्यादा समय लगने का कारण है कि एक दिन का काम 4 दिन में हो सकता है। वही वेल लिंक्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहेगा, मान लीजिए कि रेलवे है तो 2 घंटा पहुँचा देगा, या बाई द हेल्प ऑफ हाईवे जाइएगा तो भी 2 घंटा। मतलब कि अगर समय को कम यूटिलाइज होता है, और ऐसे समय को ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं अगर वेल लिंक्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। तो इसीलिए किसी भी नेशन का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखना है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी देखिएगा तो पता चल जाएगा। अब लिख रहा है एवरी ट्रांसपोर्टेशन रूट आर द बेसिक मीन्स फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। अब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन रूट रहे, या रेलवे रहे, हाईवे रहे, वाटरवे रहे, रोपवे रहे, जो भी सिस्टम रहे, वह इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है। अब मान लीजिए कि कोई सामान बेचना है, सब्जी वगैरह, एक जगह कुछ एक ऐसा, मतलब एक मान लीजिए कि इंडिया ही एक कंट्री है जहाँ पर बहुत पहाड़ी इलाका में कुछ कम सब्जी का खेती होता है, चाहे दूसरे टाइप के सब्जी का खेती होता है। और आप यहाँ शहर में आइए, वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ लोग वहाँ पर बिजी रहते हैं काम करने के, उन्हें फैक्ट्री वगैरह है। तो एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुँचाना है, अगर ताज़ा सामान पहुँचाइएगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम समय पहुँचाना पड़ेगा। तो यह क्या है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से अगर एक जगह से दूसरी जगह सामान आसानी से जाया जा सकता है या लिंक्ड है एक दूसरे से, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छा खासा होगा।
लोग का इकोनॉमिकल कंडीशन भी बढ़ेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगा। और तीसरा का पॉइंट लिख रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज ए कंट्रोलर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी एंड प्रोवाइड ए वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। वही मैटर जो हम पहले आपको बता दिए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंट्रोलर है इंडियन इकोनॉमी, चाहे कोई भी देश के इकोनॉमी का, वह कंजप्शन और मतलब कि जो प्रोडक्शन है उसको मैनेज करता है। अब किसी जगह पर ज़्यादा सामान अगर उपज गया तो उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता पड़ता है। अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहेगा तभी तो हम एक जगह से दूसरी जगह सामान आसानी से ले जाएंगे और सामान बर्बाद भी नहीं होगा, एक जगह से प्रोडक्शन हो दूसरे कंजप्शन भी आराम से हो जाता है। तो यही मैटर इसमें तीसरा पॉइंट में कहा गया। चौथा पॉइंट क्या है, द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक मूविंग इन ए कंट्री डायरेक्टली रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस। इसका कहने का मतलब है, 1 मिनट, हाँ, इस पॉइंट में कहने का मतलब है कि द पॉइंट ऑफ ट्रैफिक मूविंग इन ए कंट्री डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स इस प्रोग्रेस। इसका प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी कंट्री में अगर जाते हुईएगा जैसे शहर में, शहर का प्रोग्रेस किस तरह से मालूम चलता है कि बहुत बिजी शहर है, यहाँ पर बहुत सारे लोग सामान खरीदने भी आता है, चाहे सामान बेचते भी है, चाहे मतलब कि इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा रहता है। ये क्या इंडिकेट करता है, किसी भी शहर का इकोनॉमी को इंडिकेट करता है। और अंत में लिखा हुआ है, द प्रेजेंट इंडियन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल मोड्स इंक्लूडिंग रेलवे हो गया, रोडवे हो गया, वाटरवे, एयरपोर्ट, ETC। इंडियन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बेसिकली आप क्या क्या चीज़ देखते होइएगा, रेलवे देखते ही होइएगा, रोडवे को ही हाईवे कहा जाता है, वाटरवे देखते होइएगा, उसके बाद एक रोपवे आप पढ़े होइएगा। तो रोपवे क्या होता है, जैसे कि हम दो हिल के बीच में जा रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपर आपको रेलवे सिस्टम नहीं मिलेगा, नहीं हाईवे सिस्टम मिलेगा। और ड्यू टू मतलब कि एल्टीट्यूड बढ़ने घटने के कारण वहाँ पर आपको हवाई जहाज भी उड़ते हुए नहीं देख पाइएगा। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि दोनों जो हिल होते हैं उनके मतलब कि चोटी पर 2 टावर सिस्टम खड़ा किया जाता है। उसके बाद उसमें एक रस्सी से जोड़ दिया जाता है और लिफ्ट लगा दिया जाता है, जिससे एक आदमी एक जगह से दूसरे जगह आराम से जा सकता है। तो वही एक अंतिम पॉइंट है जो कह रहा है। उसके बाद इसमें आ गया मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कौन कौन मोड है आप तो पहले ही बता दिए हैं कि रेलवे है, हाईवे है, वाटरवे है, ETC, यही सब है। अब सभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं, क्योंकि रेलवे को हमको सबसे ज़्यादा पढ़ना भी है इस सब्जेक्ट में। और बात रह गया हाईवे का, तो हाईवे आपका एक 5th सेमेस्टर में अलग सब्जेक्ट बनकर आता है और उसमें न्यूमेरिकल है एक्चुअली। लेकिन रेलवे और टनल या ब्रिज इंजीनियरिंग में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ पर टोटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि रेलवे इंजीनियरिंग का एडवांटेज। तो रेलवे से हम जाते हैं तो क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, फास्ट इन सर्विस स्पेशली व्हेन इट इज़ फुली लोडेड। जब हमको सामान अधिक ले जाना है एक जगह से दूसरे जगह तक, तो सबसे पहला बात है कि यह मतलब कि सर्विस फास्ट देता है और एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से ले भी जाता है। बहुत ज़्यादा सामान ले जाना है, 2 टन 4 टन 5 टन, देखते हुएगा मालगाड़ी कितना सामान एक बार में लेकर आती है। उसी तरह से दूसरा का क्या लिख रहा है, रेट पर यूनिट गुड्स आर लोअर। वही बात है कि ज़्यादा सामान ले जाइएगा तो मालूम चलेगा कि कम पैसा लगता है रेलवे द्वारा। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अगर कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो सबसे ज़्यादा रेलवे का ही उपयोग किया जाता है, अगर ज़्यादा दूरी तक ले जाना है फास्टर डिस्टेंस के लिए। और थर्ड पॉइंट कह रहा है, गुड्स आर केप्ट इन सील्ड वैगन सो चांसेज ऑफ ब्रेकिंग आर लेस। मतलब कि जो भी सामान रखा जाता है आपको गुड्स ट्रेन में, उसमें देखिएगा कि उसको मतलब कि ऊपर से एक कवर दे दिया जाता है, तो सील्ड कर दिया जाता है, ताकि आपका मतलब कि जो बारिश हो चाहे कुछ भी आए तो उससे क्या होता है कि आपके सामान खराब नहीं होते हैं। और उसका 4th पॉइंट लिख रहा है कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन आर लिस्ट अफेक्टेड बाई हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब इस पॉइंट का मतलब है कि जैसे कि आप जानते होइएगा कि धुंध वगैरह, कुहासा जानते होइएगा कि कुहासा वगैरह मतलब ठंडी के दिनों में हो जाती है, जिसके कारण आपका हाईवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या आप कह सकते हैं एयरवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बाधित होता है। कहीं कहीं पर हिली एरिया है जहाँ पर अत्यधिक बर्फ वगैरह गिरने लगता है तो सब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खराब हो जाता है। लेकिन रेलवे एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो हार्श इन्वायरमेंट में भी चलता है।
क्योंकि इसका एक फिक्स रूट होता है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी नहीं होता है। सो ये भी कह सकते हैं कि यह मतलब लिस्ट अफेक्टेड रहता है, ये भी एक क्या है, इसका एडवांटेज ही है। बट इट इज़ बेटर ऑर्गेनाइज, हैज़ फिक्स रूट एंड शेड्यूल। ये भी बात है कि यह बेटर ऑर्गेनाइज होता है क्योंकि इसका टाइम टेबल फिक्स होता है और यह फिक्स समय पर आप सामान लेती है और फिक्स समय पर आपके पास पहुंचा भी देती है। तो ये ऑर्गेनाइज सिस्टम है और यह फिक्स सिस्टम है, तो ये भी एक इसका एडवांटेज ही हुआ। अब लिख रहा है इट हैज़ हाई स्पीड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्या लिख रहा है, इट हैज़ हाई स्पीड ओवर ए लॉन्ग। रियली है कि यह अगर आपको ज़्यादा दूर तक जाना है तो रेलवे सिस्टम एक हाई स्पीड सेवा प्रोवाइड कराती है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। और इसका जो भी मतलब कि किराया होता है, टिकट का दाम होता है, वो कम होता है, तो ये भी एक आपके लिए प्रॉफिट ही है। रेलवे इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देन एनी अदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो रेलवे सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा सेफ किसको माना जाता है, रेलवे को। अब एयरवे है, एयर में भी खतरा है, बहुत जल्दी पहुंचा देता है। यहाँ पर एक चीज़ हम छोड़ दिए हैं, इट हैज़ हाईएस्ट स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस एनी मोड एक्सेप्टेड एयरवे। वास्तव में एयरवे से तो कम स्पीड चलता है, लेकिन एयरवे का क्या है, यहाँ पर एक घाटा है कि यह सबसे सेफेस्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ रेलवे सबसे सेफेस्ट फॉर्म है अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज करते हैं तो। उसके बाद लिख रहा है द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेलवे इज एक्सट्रीमली लार्ज विच कैन इजीली इंक्रीज और डिक्रीज बाई एडिंग वैगन्स। अब हाँ, रेलवे एक ऐसा सिस्टम है जिसका कैपेसिटी तो किसी भी गुड्स को ले जाने में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले जाता है और इसको इजीली घटाया और बढ़ाया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। हम वैगन्स को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। वैगन्स मतलब डिब्बा होता है, रेलवे का डिब्बा, जो मालगाड़ी होता है उसके डिब्बा को वैगन्स बोलते हैं। तो उसको इजीली बढ़ा सकते हैं, अगर ज़्यादा सामान है उसको बढ़ा देंगे, कम अगर सामान ले जाना है तो उसको हटा देंगे। तो भी एक प्रॉफिट है इसका। रेलवे प्रोवाइड ग्रेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यही बात तो कहने वाली है कि रेलवे सबसे ज़्यादा ना, अगर किसी को भी जॉब अगर रेलवे में सबसे ज़्यादा किसी भी सेक्टर से ज़्यादा रेलवे जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। तो यह एक जॉब अपॉर्चुनिटी के दृष्टि से भी देखा जाए तो रेलवे एक अच्छा एडवांटेज देती है लोगों को। और 1 मिनट, सॉरी, चलिए अब डिसएडवांटेज अब रेलवे का पढ़ लेते हैं थोड़ा, क्या क्या डिसएडवांटेज है। अब इट रिक्वायर्ड लार्ज इन्वेस्टमेंट। अब इसका कहने का मतलब है कि इसके बनाने के लिए, इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि सोचते हुएगा कि हमारे गांव से रेलवे लाइन क्यों नहीं गुजरती है, कि इस गांव से गुजर रही है चाहे इस गांव से नहीं गुजर रही है, इसका क्या रीज़न है। इस अलाइनमेंट ऑफ रेलवे हम लोग अगले नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो यही सब रीज़न है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। सबसे पहले इसमें पैसा ज़्यादा लगाया जाता है इसके ट्रैक को बनाने के लिए। उसको लिख रहा है लैक ऑफ फ्लेजिबिलिटी। मतलब लैक ऑफ फ्लेजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि यह आपके अनुसार नहीं चलेगा, इसका जो टाइम टेबल है उसी के अनुसार चलता है और बढ़ता भी है। अगर लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विसेज। अब रेलवे क्या है, आपके घर तक तो नहीं पहुंचती है, डोर टू डोर पर सर्विस नहीं दे पाती है, लेकिन वही हो गया हाईवे हो गया जो आपको, चाहे रोडवे हो गया जो आपको घर तक जाती है और घर से जा सकते हैं चाहे घर से आ सकते हैं। तो यह एक इसका डिसएडवांटेज है। उसका लिखा अनसूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस और स्मॉल लोडेज। अब थोड़ा दूर ही आपको जाना है, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना है, तो रेलवे का एक डिमेरिट है कि ये अपने फिक्स टाइम और फिक्स रूट पर ही चलती है। इसके कारण आप कम दूर जाना है तो आप नहीं जा पाइएगा, तो यह इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद लिख रहा है बिकॉज ऑफ हॉग इन्वेस्टमेंट रेलवे कैन नॉट बी ऑपरेटेड इकोनॉमिकली इन रूरल एरियाज। तो यही है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, विशाल इन्वेस्टमेंट होने के कारण रेलवे को आप रूरल एरिया में ऑपरेट नहीं करा सकते हैं। अब चलते हैं आपके रोडवे, इसी को कहते हैं हाईवे। इसका एडवांटेज क्या है, या तो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराता है, आप घर से जाइए कोई दिक्कत नहीं है रोडवे से। और इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ये भी बात सही है कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस तक जाना है, कम दूरी तय करना है, तो आप इकोनॉमिकल ही प्रोवाइड ही कराता है, क्योंकि समय को बचाता है, लेस ओवरहेड कॉस्ट, इसके बनाने का खर्चा भी बहुत कम पड़ता है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप जा सकते हैं, जब आ सकते हैं। और लो इन्वेस्टमेंट, इसको बनाने में कम रुपया भी खर्चा होता है। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, क्या होता है डिसएडवांटेज। नॉट सूटेबल फॉर बल्की एंड हेवी लोड्स। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है, 5 टन 10 टन इससे भी ज़्यादा सामान है, तो आप मतलब कि आप हाईवे का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रक बस एक लिमिटेड अमाउंट सामान लाता है, लिमिटेड अमाउंट लाता है, और उसके लाने में ज़्यादा पेट्रोल डीजल का खर्चा पड़ता है, जिससे मतलब कि आपका
अनसूटेबल हो जाएगा कोई सामान लेकर आने में। इसी कारण है कि अनसूटेबल फॉर बल्क, ज़्यादा सामान लाने के लिए हानिकारक है, इसको हटा दीजिएगा। उसके बाद क्या लिख रहा है, अनसूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर अधिक डिस्टेंस तक आपको जाना है तो अनकंफर्टेबल महसूस होता है अगर हाईवे से जाइएगा तो। वही है रेलवे है कंफर्ट जोन है, जो बहुत ही अच्छा। अब कहीं भी जाइए 4 दिन 5 दिन का यात्रा रहेगा तो रेलवे से बेस्ट सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं करा सकता है। उसके बाद लिख रहा है अननेसेसरी डिले बिकॉज ऑफ पुअर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब एक सबसे बड़ा दिक्कत है आपके वो रोडवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, कहीं पे जाम लग जाएगा, कहीं पे कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंटल चांसेस ज़्यादा रहता है, तो अननेसेसरी डिले, बिना कारण बस डिले आपको डिले हो जाएगा। तो ये भी एक इसका समझिए कि डिसएडवांटेज है। उसके बाद लिखा है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रूट्स डिफरेंट चार्ज आर चार्जेज बाई द डिफरेंट ऑपरेटर्स। मतलब क्या है कि अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो आप दूसरे शहर में गए तो आपको खुद पता नहीं है कि यहाँ पर मतलब इसका फिक्स रेट नहीं है कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने तक। आपसे कोई भी मतलब टेम्पो ड्राइवर हो चाहे कोई भी ड्राइवर आपसे ज़्यादा रुपया चार्ज कर सकता है। तो यह क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है और फिक्स रुपया भी आपको नहीं जानकारी मिलेगा कहीं कोई अलग प्लेटफॉर्म पर। सो आप समझ सकते हैं कि आपसे कुछ ज़्यादा पैसा भी चार्ज किया जा सकता है। उसके बाद लिख रहा है कि लिमिटेड प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स। अब क्या है कि आप एक जगह से दूसरा जगह सामान कोई लेकर जा रहे हैं तो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। उसके बाद एक्सीडेंटल रेट इज हाई, सबसे ज़्यादा जानते होइएगा कि रोड पर ही एक्सीडेंट होता है। सो एक्सीडेंटल रेट भी हाई होता है, तो एक डिसएडवांटेज है रेलवे मतलब कि हाईवे और रोडवे का। उसके बाद आता है एयरवे का भी एडवांटेज कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ इसका डिसएडवांटेज होगा वो भी हम लोग। दुनिया में कोई भी चीज़ बना है जिसका कुछ एडवांटेज और उसका कुछ डिसएडवांटेज होता ही है। उसके बाद आप पढ़ते हैं कि एयरवे का क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका है कि सबसे फास्टेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। कहीं जाना तो सबसे ज़्यादा फास्ट सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, एयरवे। उसके बाद क्या लिख रहा है, मिनिमम कॉस्ट बिकॉज नो नीड टू स्पेंड मनी ऑन ट्रैक और रोड, ओनली एयरपोर्ट हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पर है कि आपको मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट न के बराबर करना पड़ता है। अब कहिएगा कैसे सर, तब रेलवे बनाइएगा तो उसके लिए ट्रैक बिछाना पड़ेगा, अगर आपको हाईवे से जाना है तो उसके लिए रोड बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि जहाँ पर आपको सिर्फ उतरना है वहाँ पर सिर्फ एयरपोर्ट का निर्माण कर देना है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो लिख रहा है मिनिमम कॉस्ट नो नीड टू स्पेंड मनी फॉर द ट्रैक और रोड, ओनली एयरपोर्ट हैज टू कंस्ट्रक्टेड। सिर्फ आपको एयरपोर्ट ही कंस्ट्रक्ट करना, तो यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ईजी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली, क्या लिख रहा है, ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉस्टली एंड लाइट गुड्स। यह क्या ईजी किसके लिए, ईजी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली तो होता है लेकिन लाइट गुड, मतलब कि कम सामान नहीं ले जाने के लिए यूज होता है अक्सर। यह मतलब कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉस्टली होता है, इजीली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली होता है लेकिन लाइट सामान ले जा सकते हैं आराम से, कम सामान ले जाने के लिए भी यह अच्छा लगता है। तो इट इज़ फ्री फॉर फिजिकल बैरियर लाइक रिवर माउंटेन etc। तो कह रहा है कि मतलब जो भी फिजिकल बैरियर है, जो भी बाधा है, जैसे कि रिवर वगैरह है तो उस पर ब्रिज बनाना पड़ता है। अगर आप रेलवे चाहे जाइए हाईवे से तो उस पर ब्रिज बनाना पड़ता है। तो इस सबसे मतलब इसका कोई लेना देना है नहीं, तो यह भी एक इसका एडवांटेज है। उसके बाद यूजफुल इन नेचुरल क्लाइमेट लाइक अर्थक्वेक हो गया, फ्लड एक्सीडेंट etc। इस समय यह मतलब कि यूजफुल होता है, लाभदायक है। अब अर्थक्वेक होगा तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, या रेलवे हो चाहे वाटर हो चाहे सुनामी वगैरह, तो इस समय कुछ आप गाड़ी वगैरह नहीं चला सकते। लेकिन हाँ, आप यहाँ पर एरोप्लेन का उपयोग जरूर कर सकते हैं, तो यह इसका एक प्रॉफिट है। अब डिसएडवांटेज क्या है कुछ उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिसएडवांटेज जो है, एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कॉस्टली बिकॉज इट्स हाई ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही कॉस्टली होता है, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं। और है एयर ट्रांसपोर्टेशन हैज मोर रिस्क, ए स्मॉल मिस्टेक कैन वेरी डेंजरस फॉर द पर्सन। यही है कि एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही डेंजरस होता है, अगर आप एक छोटा सा गलती सभी का जान ले सकता है। तो इसमें मतलब कि केयरफुल होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसी कारण सभी कह सकते हैं कि बहुत रिस्की है। इट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द वेदर कंडीशन लाइक फॉग, स्नो, हेवी रेन, विंड etc। इसका कहने का मतलब है कि यह सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है क्या चीज़ पर, अगर क्लाइमेट कंडीशन अच्छा नहीं है तो आप इसे उड़ा भी नहीं सकते। अगर हेवी रेन हो रहा है फिर भी आपका एरोप्लेन नहीं उड़ेगा। तो ये सब इसका डिसएडवांटेज है। और स्मॉल कैरिंग कैपेसिटी, इसका बहुत ही कम कैरिंग कैपेसिटी होता है। अब जैसे कि हम लोग रेलवे वगैरह से आते हैं तो जितना भी सामान है सब मतलब कि डाल दीजिए डिब्बा में, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें एक लिमिटेड अमाउंट तक एक आदमी के साथ एक
लगभग 15 kg के आसपास सामान ले जाने देता है। तो यह मतलब कि एक तरह से कहा जा सकता है कि इसका स्मॉल कैरिंग कैपेसिटी होता है। अब इसका स्मॉल कैरिंग कैपेसिटी का मतलब समझिएगा। अब आता है वाटरवे। वाटरवे का भी कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। वाटरवे का एडवांटेज क्या है? लार्ज कैरिंग कैपेसिटी, कितना सामान धो दीजिए आराम से धीरे धीरे आएगा, महीना दिन भी लग जाता है, देखते हुएगा जहाज वगैरह का आने में। उसके बाद फ्लेक्सिबल सर्विस है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? इसका फिक्स रूट नहीं होता, जिधर सामान उधर से घुमा के ले आइए। वह रेट ऑफ एक्सीडेंट इज मिनिमम एज कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर लिखा हुआ रेट ऑफ एक्सीडेंट इज मिनिमम एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि रेलवे वगैरह का हादसा का सुनते ही होइएगा, थोड़ा लाइन वगैरह डेविएट होता है तो बहुत ही मतलब कि डिब्बा उलट जाता है, जिसके कारण से लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसमें है कि बहुत ही कम चांसेस रहता है किसी भी जहाज़ को खो जाने का या एक्सीडेंट करने का, क्योंकि एक दूसरे से तो एक्सीडेंट करेगा नहीं। या तो अपना दिशा बदल जाता है इस जहाज़ का, या ये डूबता ही कम है। मतलब इसका समझिए ना, सबसे कम इसमें चांसेस है कि एक्सीडेंट होगा। लो कॉस्ट, मतलब इसमें तो रोडवे वगैरह डिजर्ट कुछ बनाने का तो है नहीं खर्चा, इसलिए लो कॉस्ट लगता है। लेस मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम लगता है। ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेट लाइक फ्लड के समय इसको आसानी से यूज किया जा सकता है। यूज ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेट लाइक फ्लड के समय आसानी से एक जगह से दूसरे जगह सामान आप ले जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसमें लिख रहा है डिसएडवांटेज क्या क्या है, तो सीजनल कैरेक्टर। अब पानी रहेगा तभी मतलब कि वाटरवे का यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज कीजिएगा। उसके बाद अनसुटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेस। अब स्मॉल बिजनेस के लिए वास्तव में अनसुटेबल है। बड़ा जहाज है जिसमें कम सामान लेकर या कम मतलब छोटा सा बिजनेस करे तो उसके लिए तो सूटेबल नहीं है, बहुत ही स्लो स्पीड होता है। इसका यह भी कारण है कि बहुत स्लो स्पीड होने के कारण आप समझिए इसका एक डिसएडवांटेज होगा कि स्पीड नहीं रहता है। ओनली कैन बी यूज व्हेन सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल। सबसे बड़ा रीज़न क्या है? पानी होगा तब तो आप चलाइएगा ना, जहाज या नाव जो भी चलाना है, तो पानी रहेगा तभी तो चलाइएगा। तो सबसे बड़ा सफिशिएंट वाटर होना बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशल मेंटेनेंस और वाटर टाइट बोट आर रिक्वायर्ड। अगर स्पेशल मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा और वाटर टाइट बोट नहीं रहेगा तो क्या होगा? पानी अंदर आ जाएगा, जिसके कारण से आपका जहाज डूब भी सकता है। तो स्पेशल मेंटेनेंस इसका बार बार होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यह हुआ कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज ऑफ आपके मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट होता है और यह कम्प्लीटली थियोरेटिकल पेपर है। तो हम आप लोगों को कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा से अच्छा तरीके से पढ़ाया जाए और कैसे नंबर उठाया जाए इस सब्जेक्ट में, इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा होगा। और आपका कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो बने रहिएगा और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको मिले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।